हाँ भाई, अपने जो आज के टॉपिक है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के यौगिकों के गुणों की। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनके गुण देखो। कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक होते हैं और सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म आयनिक यौगिकों से, आयनिक यौगिक जो होते हैं ना उनसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे तो कुछ अपवाद भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। तो कार्बन के यौगिकों का जो गुणधर्म है, पहला मान लेते हैं, सपोज करते हैं। देखो, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं आयनिक यौगिक, जबकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो मृदु होते हैं। मृदुल कह सकते हैं। दूसरा गुण है, जब ये कठोर नहीं होते, मृदु होते हैं, तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होता है। गलनांक एवं क्वथनांक इनका आयनिक यौगिकों से कम होता है। तीसरी कंडीशन में आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि कार्बन के जो यौगिक होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं। अपवादों में जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के अधिकांशतः जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, जो हीरे, ग्रेफाइट और फुलरीन जो कार्बन के 3 अपर रूप है ना, उनमें से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। चौथी बात इनकी कंडीशन जो होती है, आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, आयनिक यौगिक वो ऊष्मा का चालन करते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ऊष्मा का चालन नहीं करते। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो अपना जो ये पहला टॉपिक है वो क्लियर। दूसरा टॉपिक है कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। देखो, कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी यौगिक कैसे बनाता है। कार्बन सहसंयोजी यौगिक जो बनाता है, कार्बन की संयोजकता, पहले तो कार्बन की संयोजकता क्या, किसी भी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निकालते हैं। किसी भी परमाणु की अगर हम संयोजकता निकालें, कोई भी परमाणु है उसकी हम संयोजकता निकालें, तो संयोजकता निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और बाह्यतम कोश जो होता है, मैंने पिछले अध्याय में ये बताया था कि बाह्यतम जो कोश होते हैं, कोश हो सकते हैं वो K, L, M और N। K कोश में 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इनका कौन सा कोश बाह्यतम होगा, कौन सा नहीं होगा। तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो प्रतीक है, कार्बन का प्रतीक C है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कार्बन का वो होता है 6। मतलब परमाणु क्रमांक 6, तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। और ये इनका इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक है वो भी कितना होता है, 6। तो अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें, कार्बन का
इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 4। इसका मतलब 2 किस में भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे K कोष में और 4 इलेक्ट्रॉन भरे L कोष में। तो बाह्यतम कोष L कोष हुआ, तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब बात करते हैं कि ये सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, जबकि जो उत्कृष्ट गैस हैं, उत्कृष्ट जो गैस हैं उनका अष्टक का मतलब उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए वो अक्रिय कहलाती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती, वो आयनिक यौगिक नहीं बनाती, उन पर कोई आयन नहीं आता। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उस पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो उसका जो कोष है K कोष वो पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब उसका बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ है, पूर्ण भरित है, तो वो भी एक अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती। तो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली कंडीशन में कार्बन, अगर पहली कंडीशन में बताऊं आपको, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, भाई 8 तक पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसमें 4 जुड़ जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन मान लेते हैं 4 माइनस बना ले, C4 माइनस बना ले, C4 माइनस बना ले, तो क्या होगा, अगर यह कंडीशन आ जाए, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 4, और इसके कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10 और इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6। तो एक बात बताऊं आपको मैं, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है ना, अगर उसके पास 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो नाभिक स्थायी नहीं होता, वो नाभिक स्थायी नहीं होता। इसलिए कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा, ग्रहण नहीं करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन त्याग देता है तो देखो यहां पर यह कंडीशन आ जाएगी, क्या कंडीशन आ जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, 2, और यह बना लेता है, मान लेते हैं C4 प्लस, यह कंडीशन बना लेता है, या तो बनाएगा C4 माइनस या बनाएगा C4 प्लस। अगर यह कंडीशन आती है तो क्या होता है बच्चों कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2। कितने लगाएंगे, 2। और इसके पास प्रोटॉन कितने, इसके नाभिक के पास 6। तो एक बात बताऊं, 6 प्रोटॉनों वाला जो नाभिक होता है ना, और उसके लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो वो स्थायी बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन है ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन आयन नहीं बनाता, कार्बन आयन नहीं बनाता। अब जब आयन नहीं बनाता तो क्या करता है ये भाई, इसके लिए स्थायित्व के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ये, क्योंकि इसको अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, त्याग नहीं रहा है, तो ये स्थायी कैसे होगा। और स्थायी होने के लिए तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करता है ये, अगर इसको स्थायी होना है तो इसके पास जो परमाणु और आते हैं उनसे ये समान इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है,
समान इलेक्ट्रॉन युग्मों का मतलब यह है कि कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा परमाणु भी कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक। तो समान इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों समान इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद देता है और 4 अन्य परमाणु से प्राप्त करता है। तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या हुआ, साझा हुआ। बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और दोनों मिलकर के स्थायी हो जाते हैं। कैसे, देखो कैसे होता है ये कंडीशन जो आती है इस प्रकार से आती है बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में और इसको 8 तक पहुंचना है, 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। तो ये सपोज करें हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से संयोग करेगा। कैसे करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। स्थायी होना है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और H यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाए, एक H ये, H ये, H ये। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी सहसंयोजी यौगिक बना सकता है हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों, यहां एक इलेक्ट्रॉन पहले किसका था, ये कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, हाइड्रोजन ने। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन। तो देखो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4, और हाइड्रोजन ने भी कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4, दोनों के मिलके कितने हो गए, 8। तो ये जो मेथेन बना ये एक स्थायी यौगिक बना और जो ये यौगिक होगा वो होगा सहसंयोजी यौगिक। आपको बता दूं, अगर कोई यौगिक सहसंयोजी आवंद द्वारा बनता है, अगर कोई यौगिक, पहली कंडीशन देख लो, सहसंयोजी आवंद किसे कहते हैं, सहसंयोजी आवंद अगर 2 परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो बनने वाला आवंद सहसंयोजी आवंद कहलाता है। ध्यान से सुनना, अगर 2 परमाणुओं के मध्य में समान इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, समान इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो बनने वाला जो आवंद है वो सहसंयोजी आवंद कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक कौन से होते हैं फिर, सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी यौगिक कौन से होते हैं भाई, ऐसे यौगिक जिनके मध्य सहसंयोजी आवंद पाया जाता है, ऐसे यौगिक जिनके मध्य, ऐसे यौगिक जिनके मध्य सहसंयोजी आवंद पाया जाता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। हाँ भाई, अगला सहसंयोजी आवंद कहलाता है। अगर बात करते हैं अपन सहसंयोजी यौगिकों की, सहसंयोजी, कुछ सहसंयोजी यौगिक है ना, उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। पहला अपन जो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन अणु, इसके बाद में ऑक्सीजन अणु,
तीसरा नाइट्रोजन अणु, पहले इनकी बनाते हैं, और चौथा और ले लेते हैं सल्फर अणु। सल्फर अणु की जो संरचना होती है ना, वो अंगूठी के समान होती है, अंगूठी के समान होती है भाई, सल्फर की अंगूठी के समान होती है। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन अणु की। देखो ये और ये दो लिखे हुए, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्या है? हाइड्रोजन। ये तो है परमाणु और ये है अणु। परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, जबकि अणु में हाइड्रोजन की संख्या 2। परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, जबकि अणु को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी संरचना की, हाइड्रोजन अणु की संरचना की। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये निकटतम उत्कृष्ट जो गैस होती है, निकटतम उत्कृष्ट जो गैस होती है कौन सी होती है? इसके पास हीलियम। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और ये स्थायी होती है। हीलियम जो होती है इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और के में 2 ही भरे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्थायी। तो ये हाइड्रोजन क्या करती है? अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस की जो कंडीशन है या उसका विन्यास है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, उसको प्राप्त करने के लिए ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब सहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, जबकि इसके पास है 1। तो क्या होता है? जो हाइड्रोजन है ये दूसरे हाइड्रोजन से सहसंयोजी आबंध बना लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास साझे में, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाता है, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो हम इन दोनों के मध्य में एक ही डंडा लगाएंगे। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो 2 डंडा लगाएंगे, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो 3-3 डंडा लगाएंगे। ठीक है ना? 3-3 डंडे का मतलब है 3-3 बंद लगाएंगे, 1-1 2-2 बंद। जैसे भी जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, उतने ही हम इनमें आबंध लगाते हैं। दूसरा है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है ये तो परमाणु है और ये अणु है। इसकी अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होगी? देखो ऑक्सीजन के पास जो होती है, ऑक्सीजन इधर बना रहा हूं, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2 और 6। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको 8 तक, ये इसका निकटतम जो उत्कृष्ट गैस का परमाणु है वो कौन सा है? नियोन। कौन सा है? नियोन। तो उसके विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा ये? उसके विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? अन्य ऑक्सीजन परमाणु से ये आबंध बनाएगा। क्या बनाएगा? आबंध बनाएगा, और आबंध वो बनेगा, वो सहसंयोजक आबंध बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे करेगा? जैसे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 भाई, 1 2 3 4। अब ये साझा कर रहा है 2 का, 1 2, इसके पास 1 2 3 4। देखो इसके गोले में कितने हो गए? 6। एक ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, 2 इसने साझे में दे दिए, यहां पे इसके 4 ये रहे और 2 इसने भी साझे में
दे दिए। तो ये जो संरचना बनी ये ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब ये कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के मध्य में डबल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों के मध्य में दो डंडे आएंगे, दो बंध आएंगे। तीसरा जो अपना है वो है नाइट्रोजन। N ये परमाणु है, N2 ये अणु है। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा वो 2-5 होगा। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा अन्य नाइट्रोजन परमाणु से। कैसे? देखो, एक नाइट्रोजन परमाणु ये रहा और एक नाइट्रोजन परमाणु ये रहा। N लिख दो, N लिख दो। हाँ भाई, इसके बाह्यतम कोश में कितने? 5। 1 2 2 तो हो गए और 3 बाकी के छोड़ दो, क्योंकि 3 का ये साझा करेगा 8 तक पहुंचने के लिए, तभी तो 8 होंगे। अब ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों का इसने साझा कर लिया। ऐसे ही इसके पास 1 2 और ये भी 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा में दे देगा। तो ये नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। और ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। इस प्रकार से इन तीनों अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की जो कंडीशन होती है वो अंगूठी के समान होती है। अंगूठी कैसे होती है? रिंग के समान, वही गोल होती है और एक रिंग होती है एक तरह की। तो इसकी संरचना कैसे होगी? देखो, सल्फर में 8 परमाणु होते हैं और 8 परमाणु एक रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। रिंग के रूप में जुड़े होते हैं, अंगूठी के समान जुड़े होते हैं 8। अब सल्फर परमाणु जो है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक है 16 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 6। इसका मतलब ये हुआ इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। सबसे पहली बात तो करते हैं, इसके 8 रिंग बनाते हैं। आठ हो गए। प्रत्येक में S लिख दो। प्रत्येक में S लिखेंगे और प्रत्येक सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्यतम कोश में 6। तो पहले तो इन 2-2 का कर दो पूरा, 4-4 इलेक्ट्रॉन तो फ्री कर दो इनके। चार चार तो फ्री हो गए। अब प्रत्येक जो बीच में आ रहा है ना इसमें 4-4 और लिख दो, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। 2 इसके और 2 इसके, ऐसे ही 2 इसके और 2 इसके, ऐसे ही 2 इसके और 2 इसके। सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा प्रत्येक में। उसमें एक तो इसका और एक इसका, ऐसे ही एक इसका और एक इसका, एक इसका और एक इसका, ऐसे ही इधर कर दो। कुल मिला के बात यह है कि जो सल्फर है वो 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है रिंग रूप में। 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है रिंग रूप में। समझ में आई ना? तो सल्फर में जो S हैं, एक 2 3 4 5 6
7 और 8। इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। कुल मिला के बात यह है कि गैर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, गैर कार्बनिक अणु, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मैंने यहां पर बता दी। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले कुछ याद करना होगा। क्या याद करना होगा? इसमें आपको याद करना होगा सबसे पहले गिनती। हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जो कार्बन है, कार्बन की काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक। ये गिनती, इसका एक पे एक कार्बन अगर है, कार्बन की संख्या अगर 1 है, अगर 1 है तो उसको बोलेंगे मैथ, इसको बोलेंगे एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये 10 तक की गिनती है, ये याद करनी होगी। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के प्रकार। हाइड्रोकार्बन यौगिकों के प्रकार देखो, हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं ना बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखो संतृप्त कौन से हुए? संतृप्त में एल्केन आएगा, एल्केन। इसको तोड़ दो, इसका देखो एल्क प्लस एन। एल्क ये है, ये जितने भी मैंने आपको लिखा है ये सभी एल्क हैं। एन इसके यौगिक का ये अनुलग्न है। एन एल्क पूर्व लग्न है, इसको बोलते हैं एल्क को पूर्व लग्न, और इसको बोलते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न, अनुलग्न। एल्केन का जो सूत्र होगा वो CnH2n+2 होगा। एल्केन के जितने भी सूत्र बनेंगे वो इस सूत्र से बनेंगे, CnH2n+2। यहां पर n एल्कों की संख्या है भाई, जो ये जितने भी एल्क लिखा है इनकी संख्या है n। दूसरे हैं, ये तो हो गए संतृप्त, ये हो गया संतृप्त। अब बात करते हैं असंतृप्त की। असंतृप्त जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त एक ही प्रकार का होता है, असंतृप्त होते हैं 2 प्रकार के। एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन, इसको तोड़ेंगे हम एल्क प्लस इन में, और इसको तोड़ेंगे एल्क प्लस आयन में। एल्क प्लस आयन में, एल्क प्लस इन, इसमें एल्क जो होगा वो पूर्व लग्न, ये अनुलग्न। यहां पर ये पूर्व लग्न, ये अनुलग्न। इसका जो सूत्र होगा एल्कीन का CnH2n होगा। n यहां पर वही एल्कों की संख्या होगी। इसका सूत्र होगा CnH2n-2 हो जाएगा। अब इसमें आप देखो यहां 2 था, यहां 2 और कम हो गया, और 2 कम हो गया। तो कुल मिला के बात यह कि ये आपको याद करने पड़ेंगे, आप आसानी से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण
कर सकते हैं कि मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन के हैं ये। अगर मैं बात करूं तो ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सीन, हेप्टीन, डेकीन, इनकी बात करूं तो ये एल्कीन के यौगिक हैं। अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सभी एल्काइन के यौगिक होते हैं। तो इन यौगिकों को याद बनाने के लिए हमें ये सूत्र और ये गिनती जरूर आनी चाहिए। आप आसानी से हाइड्रोकार्बन यौगिकों को बना सकते हो। ठीक है।